नमस्कार। आपकी इस निरंतर व्यस्तता के चलते कहीं रंग आपके जीवन से गायब तो नहीं हो रहे, कहीं वो सुकून आप खो तो नहीं रहे। तो इसीलिए हम लाते हैं आपके लिए हफ्ते दर हफ्ते रंगों से सजा ये बेहद खास कार्यक्रम रंग तरंग। मैं हूं जया सिन्हा और एक कोशिश है रंग तरंग के जरिए आपको भारत की शास्त्रीय कलाओं से, भारत की लोक संस्कृति से रूबरू कराने की। तो देर कैसी, आइए शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कबीर के इस मशहूर दोहे को इस वक्त आप कैनवस पर देख सकते हैं, इस आर्ट फॉर्म में देख सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही खास प्रदर्शनी है जो इंस्पायर्ड है कबीर के दोहों से, कबीर की शिक्षाओं से। कबीर्स वर्सेस इन विजुअल सेलिब्रेशन। देश भर से आर्टिस्ट, कलाकार एकत्र हुए हैं और अपने अंदाज में वो कबीर की शिक्षाओं को, कबीर के जीवन को कैनवस पर प्रस्तुत कर रहे हैं। कबीर के अलग अलग रूप आपको दिखेंगे इस प्रदर्शनी में। तो आइए आपको दिखाते हैं इस प्रदर्शनी की एक झलक। कबीर का संदेश सीमाओं से परे है। कबीर्स वर्सेस इन विजुअल सेलिब्रेशन। ये प्रदर्शनी समकालीन कला के माध्यम से 15वीं शताब्दी के कवि संत कबीरदास की शिक्षाओं की स्थायी प्रासंगिकता को खूबसूरती से उजागर करती है। प्रदर्शनी में 14 कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। प्रत्येक कलाकार की व्याख्या एक पुल का काम करती है जो कबीर के गहन विचारों को आधुनिक अनुभवों और चुनौतियों से जोड़ते हैं। उनके शब्दों से प्रेरणा लेते हुए वे दर्शकों को अपने जीवन पर विचार करने का आग्रह करते हैं। हमने देखा है कि कबीर की जो रचनाएं हैं हमेशा लोगों ने पढ़ी हैं, सुनी हैं और उनको महसूस किया है, लेकिन उनको एक आर्ट की शक्ल देना ये एक नया अनुभव है। इस तरह से करके हर एक आर्टिस्ट ने एक एक दोहे चुने, तो उसमें फिर आर्टिस्ट ने अपने अपने हिसाब से काम किया। अब ये होता है कि जब आर्टिस्ट काम करता है, कभी कभी एक ऐसा होता है, एक इनसिक्योरनेस होता है कि हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं। तो उस टाइम क्यूरेटर का काम हो जाता है कि हम ये बोलें कि भाई तुम्हारे दिमाग में जो आ रहा है, तुम देखिए विजुअल सेंसेस ऐसे होते हैं कि आर्टिस्ट अगर चाहता है कि वो ऐसा काम करे तो उसको ज़रूर एक छूट देनी चाहिए। ये आप देखेंगे तो ये जब हम लोग स्कूल में होते तो कबीर की हर जहाँ भी कबीर का होगा ये तस्वीर ज़रूर रहती है। वो बुनकर थे तो ये बुनाई हो रही है, तो ये जो है आम जनता ये चित्र को देखते ही समझ जाते हैं कि ये कबीर है। कबीर एक बुनकर भी थे, वीविंग करते थे, तो उन्होंने कोशिश किया है कि वो उसी तरीके से करे। वो कपड़ा बुनते थे, ये थोड़ी मोटे यान यूज़ किए हैं इन्होंने। अब मटके का तो यही है कि हर चीज़ में जो है माती कहे तुम्हार कुमार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंद, तो ये वही है। तो पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए। तो इंसान तो वैसे है, लेकिन ये है कि नेचुरली जीवन काल में हम लोग ये सब भूल जाते हैं। इसका टाइटल है इनर सेल्फ और इसमें जो कॉम्पोजिशन है इसमें मैं कबीर का दोहा भी यूज़ किया है। और जो मैं पीसेस जॉइन किया है इसमें मैंने बटन होल स्टिच यूज़ किया। ये बटन होल स्टिच है और ये चेन स्टिच में है। और फिर जो बैकग्राउंड मैंने किया वो मैं बंगाल से हूँ, तो वो काथा का बैकग्राउंड मैंने दिया। आजकल हम सोचते हैं नेचर को सेव करना चाहिए, लेकिन उस समय भी कितने सालों पहले जब कबीर थे उन्होंने भी नेचर की इम्पोर्टेंस को बताया हुआ है। और मैं मोस्टली नेचर पे ही पेंटिंग करती हूँ, तो उसी चीज़ को मैंने कबीर के साथ जोड़ा हुआ है कि नेचर के थ्रू हम किस तरीके से अपनी लाइफ, हमारी लाइफ भी एक नेचर है, नेचर में आगे बढ़ते हुए नेचर है। तो जर्नी ऑफ पीस मैंने वहाँ पे दिखाया हुआ है। कबीर के दोहों को लेकर उसमें से जो आप एसेंस निकाल सकते हैं थ्रू टेक्सचर, कैलीग्राफी, वीविंग, स्टिचिंग, और उसको सोशल कॉन्टेक्स्ट में हम ये कहना चाह रहे हैं कि कनेक्टिविटी इज़ इम्पॉर्टेंट एंड कबीर इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। कबीर एक ध्यान की स्थिति है, तो उस ध्यान की स्थिति से कनेक्ट
होकर ये प्रदर्शनी मुमकिन हुई है। कबीर एक साहित्यिक फिगर भी हैं, तो उनकी रचनाओं को हमने कैलीग्राफी के थ्रू और कुछ इस तरह की इंस्टॉलेशंस जो उनके एथोस को पूरा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसी इंस्टॉलेशंस वगैरह भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो ये एक जॉइंट वेंचर है और मैं एट्रीब्यूट करती हूँ इसको कि हमारी भारतीय संस्कृति का जो एथोस है, स्पिरिचुअलिटी, जो पूरी आध्यात्मिकता, उसको मैं समर्पित करती हूँ इस शो को। मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मैंने जितना कबीर को सुना पढ़ा करती गई, अपने आप दिमाग भी मतलब अच्छे थॉट्स और वो सब चीज़ें अपने आप ही बनता चला। लगा कि जैसे कबीर खुद ही बना रहे हैं मेरी पेंटिंग्स को, अपने आप ही उन्होंने सोच दी मेरे को। विविध माध्यमों और शैलियों के माध्यम से कलाकारों ने कबीर के कालातीत संदेशों की पुनर्व्याख्या की है। अतीत और वर्तमान के बीच ये रचनात्मक संवाद कबीर की विरासत के प्रति एक श्रद्धांजलि है। कबीर की शिक्षाएं हमें एकता और प्रेम के महत्व की याद दिलाती हैं। मेरी कोशिश होती है वो ऑब्जेक्ट जिनके अंदर अपने अंदर एक पहले से कहानी भरी हो, उस कहानी को लेके मैं प्रयास करूं कि उनको जब एक साथ संजो के रखा जाए तो वो शायद वो चीज़ें कह सकें जो कबीर के दोहों से मैं इंटरप्रेट कर पा रहा हूँ। हमें ये भी मालूम है कि जब एक काजी किताबों में से तो पढ़ के लोगों को मसले सुलझा देता है, लेकिन अगर वो खुद सेंसिटिव नहीं है उन मसलों के लिए, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। ये कबीर जी ने कहा था। सो मैंने इस काम के अंदर कंटेम्प्रेरी कबीर जी का पूरा जो लेखन जो मैंने उठाया, उसको मैंने कंटेम्प्रेरी आज के युग में उतना ही रेलेवेंट माना है जितना कि वो पहले। सब लोगों ने उनके दोहे का इस्तेमाल किया है, मैंने उनकी गज़ल ली है और बहुत ही फेमस है ये गज़ल, जो अद्वैत फिलॉसफी के बारे में बात करती है। इसमें एक लाइन है, हमारा यार है हम में, हमन को इंतज़ारी क्या, गॉड इज़ विद इन अस, वो कहीं बाहर नहीं है जिसको हम खोज रहे हैं। ये प्रदर्शनी कबीर के छंद, उनके दोहों के माध्यम से हमें अपने मतभेदों को भुलाने और आत्मनिरीक्षण करने का संदेश देती है। जया सिन्हा, रंग तरंग, डीडी न्यूज़। कथक की भावपूर्ण प्रस्तुति लेजेंड्स ऑफ टुमारो श्रृंखला का आयोजन हुआ राजधानी दिल्ली में, जिसमें मौजूद दर्शकों का खूब मन लुभाया कथक नृत्यांगना आरती श्रीवास्तव ने। लेजेंड्स ऑफ टुमारो सीरीज के तहत प्राचीन गुरुकुल परंपरा की शानदार झलक पेश करते हुए शास्त्रीय नृत्य संगीत को समर्पित एक शाम का आयोजन हुआ राजधानी दिल्ली में। मशहूर कलाकार पंडित सुदीप चट्टोपाध्याय और कथक नृत्यांगना आरती श्रीवास्तव ने अपनी प्रस्तुति से समा बांध दिया। ग्वालियर घराने की नृत्यांगना आरती श्रीवास्तव ने अपने भावपूर्ण प्रस्तुति से सभी को प्रभावित किया। युवा कलाकार आरती श्रीवास्तव देश विदेश में प्रस्तुतियां दे चुकी हैं और अपने भावपूर्ण अभिनय के लिए जानी जाती है। हम जो हैं यंग और जो हैं टैलेंट, यंग एंड प्रॉमिसिंग रिमार्केबल जो टैलेंट हैं, एंड ऑल्सो सम एमिनेंट आर्टिस्ट बट नॉट दैट सीनियर, तो उनको हम ये जो है ये
बेसिकली ये जो प्लेटफॉर्म है, ये क्वार्टरली बैठक्स उनके लिए हैं, क्योंकि नाम ही वो है लेजेंड्स ऑफ टुमारो सीरीज। भारत की शास्त्रीय कलाओं की ये प्रस्तुति बेहद यादगार रही। गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज भी भारत वैश्विक मंच पर अपनी परंपराओं को संजोते हुए एक मिसाल कायम कर रहा है। जया सिन्हा, रंग तरंग, डीडी न्यूज़। आपको बाजार में सिंथेटिक या फिर नकली सामान बहुत आसानी से मिल जाएगा, लेकिन आज भारत का असली हैंडीक्राफ्ट और देसी उत्पाद ना सिर्फ भारत में बल्कि वैश्विक मंच पर भी अपनी जगह बना रहा है। इसी कड़ी में आइए आपको ले चलते हैं देसी ऊन उत्सव में। देसी ऊन के रेशे थोड़े मोटे होते हैं और ये कम लोकप्रिय है, लेकिन आज अपनी सुंदरता और उपयोगिता के चलते ये उपभोक्ताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में आयोजन हुआ ऊन फेस्टिवल का। देसी ऊन की खूबसूरत यात्रा को प्रदर्शित करते इस ऊन उत्सव में ग्राहकों की भीड़ जुटी। एक क्यूरेटेड प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक के आर्टिजन्स और बुनकरों ने हाथ से बने शानदार उत्पाद प्रस्तुत किए। ये जो ना अभी हम बैग बनाने के लिए बना रहे हैं, बैग और ये एक रेनकोट क्या क्या बनाता है, इसमें रस्सी और ये टोपी क्या क्या बनाता है। ये याक का ऊन है, ये बचपन से बना रहे हैं, हम बचपन से यही काम कर रहे हैं। हम पढ़े लिखा नहीं किया, हम बचपन से यही काम कर रहे हैं। तो हम देसी ऊन के लिए काम करते हैं और ये भेड़ के शरीर से ऊन आई है। इस ऊन को हम इसके रेशे को सीधा बनाते हैं, इसकी कताई नहीं कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट कताई करने बैठेंगे, ये कताई हो रही है, तो डायरेक्ट कताई करने बैठेंगे तो उतनी कुशलता नहीं आएगी। तो ये मशीन इस काम को आसान कर देती है। ये मशीन इसको खोलती है और इसको रेशे को बिल्कुल पैरेलल कर देती है। अब देखिए, ये हमने ऊन को रखा है, ये इसमें रखेंगे, इसको ये ऐसे खोल देगा। ये इसने रेशे को बिल्कुल पैरेलल कर दिया है। प्राकृतिक जीवन नष्ट हो रहा है, सब लोग कृत्रिम जिंदगी की तरफ जा रहे हैं। कृत्रिम रेशा ले आते हैं, पानीपत लुधियाना से कृत्रिम रेशे का पहनते हैं और हमारा इसका बना हुआ माल 50-50 साल तक भी कुछ नहीं होता है। लेकिन पानीपत का, लुधियाना का जो कृत्रिम रेशे का माल होता है, 2 साल में उसको फेंक देते हैं, इसका उपयोग नहीं, उसमें गर्मी भी नहीं होती है। हाथ से तैयार किए गए देसी ऊन उत्पादों को कैसे बनाया जाता है, पारंपरिक लूम और कताई की प्रक्रिया कैसे की जाती है, ये देखना इस उत्सव में आगंतुकों के लिए एक बेहद दिलचस्प अनुभव रहा। मैं इस काम को करीब 1 महीने से कर रही हूँ। और क्या बना रही हैं? ये मैं मफलर बना रही हूँ। और ये क्या चीज़ है, इसे क्या कहते हैं? ये भेड़ का ऊन है, पहले इसमें कटाई होती है, उसके बाद फिर हम इसमें लगा के बुनाई करते हैं। इससे हम स्वेटर, मफलर, बैग और कितनी प्रकार की चीज़ें बनती हैं। ये है देसी ऊन और इस देसी ऊन को आप महसूस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं इस वक्त राजधानी दिल्ली में चल रहे ऊन महोत्सव में। जो भारत का देसी ऊन है वो आज वैश्विक मंच पर काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। क्या खास बात है इस ऊन में, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से लाए हैं और क्या कुछ लाए हैं इस महोत्सव में? नमस्कार, मेरा नाम दिनेश है, मैं उत्तराखंड चमोली से आया हुआ हूँ। हमारे यहाँ पे जो हम भेड़ पालक हैं और हमारा एक छोटा संगठन है जहाँ से हम यहाँ पे आए हुए हैं। प्योर ऊन से, बकरी की ऊन से बने हुई स्वेटर्स हैं, ये पंखी शॉल्स वगैरह हैं, ये चीज़ हम लाए हुए हैं। और मोज़े हैं, टोपीज़ हैं और मफलर वगैरह हैं। क्या खासियत होती है इनकी? ज़्यादा गर्म होते हैं, ज़्यादा दिन तक चलते हैं, क्यों उनको लोग खरीदें, क्यों पसंद करें? एक्चुअली ये जो अब हमारे सिलिकॉन्स है उससे काफ़ी बेटर हैं और बॉडी को राहत भी देते हैं। सिलिकॉन एक्चुअली क्या होता है कि सिलिकॉन में कलर मेटिंग ज़्यादा होती है, तो वो बॉडी के एक्चुअली नुकसानदायक भी हैं। बट ये प्योर फैब्रिक है, मतलब नॉर्मल है, तो कोई नुकसानदायक नहीं है। भारत में स्वदेशी ऊन का उपयोग वस्त्रों के लिए कम लोकप्रिय है, क्योंकि इसके रेशे स्वाभाविक रूप से मोटे होते हैं। लेकिन उनकी सुंदरता और उपयोगिता के कारण अब ये ऊनी वस्त्र अपनी विशिष्ट पहचान बना रहे हैं।
और उपभोक्ताओं का ध्यान भी आकर्षित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के दिए हुए नारे वोकल फॉर लोकल को चरितार्थ करते हुए जरूर भारत के अपने देसी ऊन से बने इन उत्पादों को जरूर पहने और अपनाएं। इस वक्त सभी जगह पर क्रिसमस की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। राजधानी दिल्ली में भी हर नुक्कड़, हर बाजार खूब सजा हुआ नजर आ रहा है। बच्चों के लिए तो फुल मस्ती टाइम है। इसी कड़ी में आइए आपको ले चलते हैं ऐसी ही एक क्रिसमस सेलिब्रेशंस में। भारत विविधता में एकता का प्रतीक है और भारत के मेले यहाँ की प्राचीन कलाएं अपने आप में अनूठी हैं। इन्हीं कलाओं को और छोटे कारीगरों को बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए ल मेरिडियन ने क्रिसमस सेलिब्रेट किया और कारीगरों ने भी अपने हुनर का शानदार प्रदर्शन किया। क्रिसमस ट्री आप लोगों ने बनाया है तो कैसा फील हुआ? काफ़ी अच्छा फील हुआ है और लोगों को एक नया वो मिला कि हम इन चीज़ों को ऐसे भी वो कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। इन कारीगरों ने अपने हुनर से ये बताने की कोशिश की कि हम अपनी प्राचीन कला को कैसे नए अंदाज में प्रस्तुत कर सकते हैं। 7 मिनट लगते हैं एक चक्री बनाने में। आप क्या कुछ नया डालते हैं? ये है कि हमारी है ना पुरानी यादें ताज़ा कर देते हैं ये चलाने के लिए, क्योंकि काफ़ी पुराना आर्ट है ये। हम चाहते हैं कि इस आर्ट को और भी आगे लेके जाए, क्योंकि आप जैसे हमें सपोर्ट करोगे ना तो ही हम इस आर्ट को आगे लेके जा सकते हैं। ल मेरिडियन ने लगभग 70 कुशल भारतीय कारीगरों से 5000 पेपर फैंस यानी कागज के पंखे बनवाकर बेहद आकर्षक क्रिसमस ट्री बनवाया जो लोगों को अपनी ओर खींच रहा था। क्रिसमस ट्री एक सोशल इम्पैक्ट इसलिए क्योंकि एक बहाना होता है कि किसी आर्ट या क्राफ्ट को, आर्टिजन्स को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जिससे कि उनके कला की एक्चुअली एप्रिसिएशन हो चुके हैं। अब ये जो छोटी चक्री है सड़क पे बेचते हैं, हम लोग कितनी बार निकल जाते हैं, हम देखते भी नहीं हैं। और बचपन में हम सब ने इसको उठाकर हम भागे होंगे। एक बहुत सिंपल टेक्निक है, कुछ इसमें वो बड़ी बात नहीं है। बाइस्कोप, जिसका नाम सुनते ही आप बचपन की उन यादों में खो जाएंगे जब बाइस्कोप के जरिए फिल्म देखकर आप भूले नहीं समाते थे। जी हाँ, इस कार्यक्रम में आकर्षण का केंद्र बाइस्कोप भी लोगों को, खासकर बच्चों को काफी पसंद आ रहा था। अच्छा, स्कूल से अच्छी लग रहे हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं, उनको भी देखने को मिल रहे हैं। हम उनको बता रहे हैं कि बाइस्कोप ये जो हमारा है उस टाइम का है जिस टाइम फ़ोन वगैरह टीवी कुछ नहीं थे, गलियों में घुमा फिरा के दिखाने जाते थे, उस टाइम का ये बाइस्कोप है। उनको भी हम ये राइज भी बता रहे हैं। इस बड़े मंच पर जहां कारीगरों ने बेकार रंगीन कागज से पेपर फैंस बनाए, वहीं आम लोगों को इस कला से परिचित भी करवाया। क्रिसमस के मौके पर उन छोटे कारीगरों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जिससे उनकी ज़िंदगी ही बदल गई। बेशक ये कॉन्सेप्ट लाजवाब है। हमारी कलाएं जो प्राचीन हो चुकी हैं उनको नए अंदाज में किस तरह से पेश किया जा सकता है, ये बता दिया है आज इसी प्लेटफॉर्म ने, और हमारे छोटे कारीगर बेहद खुश हैं। रंग बिरंगे छोटे छोटे पेपर फैन से बना क्रिसमस ट्री अपनी सभ्यता और परंपरा का प्रतीक तो था ही, वहीं वेस्ट टू वेल्थ योजना को भी इस तरह के कार्यक्रम जहां बढ़ावा देते हैं, वहीं छोटे कारीगरों को रोजगार भी मिल रहा है। रंग तरंग के लिए रेशमा की रिपोर्ट। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आयोजन हुआ 3 दिवसीय आर्ट फेस्टिवल का, जिसमें देश भर से कलाकारों ने हिस्सा लिया। दिन भर चला चर्चाओं का दौर और शाम को मंचन हुआ विभिन्न नाटकों का। इसी कड़ी में आइए आपको दिखाते हैं झलक नाटक मंडला की, जिसमें महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई गई। रंगमंच हजारों सालों से मानव समाज का अभिन्न अंग रहा है। ये मनोरंजन, शिक्षा और समाज के प्रतिबिंब के रूप में कार्य करता है। इसमें लोगों को एक साथ लाने, सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने और महत्वपूर्ण बातचीत को बढ़ावा देने की क्षमता होती है। उसने मुझे प्रपोज किया। ओह अच्छा।
मतलब यार तुम सोचो, मैंने जिंदगी भर कभी सोचा ही नहीं था कि मैं किसी से। रंगमंच को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कलाकारों को मंच प्रदान करता है ताकि लोग रंगमंच से जुड़े रहें। कुछ ऐसे ही प्रतिभावान कलाकारों ने तफरी आर्ट फेस्टिवल में मंडला नाम से शानदार ड्रामे की प्रस्तुति दी। मैं घर गई, मैंने सामान पैक किया एंड कट टू दिल्ली। इतना परेशान हो गई थी, मुझे लगा था मुझे भागना है वहाँ से। अब इसके ऑफिस में प्रियंका शर्मा ने जहां ये ड्रामा लिखा वहीं खुद ही इसका निर्देशन भी किया और महिला अभिव्यक्ति को सुंदरता से प्रस्तुत किया। सभी कलाकारों ने शानदार अभिनय कर दर्शकों को अपने साथ बांधे रखा। महीने तक इसका कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, नथिंग, जीरो। हमारा नाटक जो मंडला है वो भी कुछ इसी तरह का मैसेज देता है, इसी तरह की बात करता है कि कैसे हम अपने जीवन को बहुत बारीकी से बनाते हैं, लेकिन कई बार होता है कि हम उसे मिटा नहीं पाते, हम उसमें उलझे रह जाते हैं अपने जीवन में। वो जो एक मोह है वो पैदा हो जाता है लोगों से, जीवन से, और हमारे जो जीवन की जितनी भी जो भी सुविधाएँ हैं उन सब से, हमारी जो भावनाएँ हैं उनसे। तो वो उसी तरह के रिश्तों के बनने की, टूटने की और फिर से बनने की कहानी है। आज की बदलती दुनिया में रंगमंच समाज और उसके मुद्दों को सोचने के लिए एक मंच प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये शिक्षा, मनोरंजन और सामाजिक परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करता है। ये एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को एक अलग सोच प्रदान करता है और आपसी समझ को प्रोत्साहित करता है। रेशमा की रिपोर्ट, रंग तरंग के लिए डीडी न्यूज़। दूरियां आने लगी। I wasn't his muse anymore. एक ऐसा कलाकार जिसका संगीत सीमाओं से परे था, जो तबले की थाप बन गूंजा देश राग। एक ऐसा कलाकार जिसके संगीत ने पीढ़ियों को जोड़ दिया और हर किसी के मुंह से निकला, वाह उस्ताद वाह। उस्ताद जाकिर हुसैन आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो एक ऐसी कालजयी विरासत छोड़ के गए हैं जो आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। डीडी न्यूज़ परिवार की ओर से उस्ताद जाकिर हुसैन को भावभीनी श्रद्धांजलि। जिसका संगीत सीमाओं से परे था, जिसने तबले को दुनिया के हर कोने में पहुंचा दिया, जिसके अंदाज ने, जिसके वाह उस्ताद वाह ने पीढ़ियों को संगीत से जोड़ दिया। एक कलाकार जो तबले की थाप के साथ गूंजा बनकर देश राग। दुनिया के सबसे महान तबला वादकों में से एक पद्म विभूषण जाकिर हुसैन ने 73 वर्ष की आयु में सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। 9 मार्च 1951 को मुंबई के माहिम में जन्मे जाकिर हुसैन इतिहास के सबसे प्रतिष्ठित तबला वादकों में से एक उस्ताद अल्लाह रखा खां के सबसे बड़े बेटे थे। एक प्रतिभाशाली बालक से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध तबला वादक बनने तक की जाकिर हुसैन की यात्रा परंपरा और नवाचार के संगम की मिसाल है। तबले की आवाज ही उनकी पहली भाषा थी। 7 साल की उम्र से उन्होंने अपने पिता के साथ मंच पर बैठना शुरू कर दिया था। 12 साल की उम्र तक वे विश्व स्तर पर प्रदर्शन कर रहे थे। किशोरावस्था के दौरान पंडित रविशंकर और उस्ताद अली अकबर खान जैसे दिग्गजों के साथ ताल मिला रहे थे। जाकिर हुसैन ने पंडित रविशंकर, अली अकबर खान, शिव कुमार शर्मा जैसे दिग्गजों के अलावा जॉन मैकलागलिन और जॉर्ज हैरिसन जैसे ग्लोबल संगीतकारों के साथ भी काम किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दिग्गज हस्तियों ने जाकिर हुसैन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। संगीत जगत में तो सन्नाटा ही छा गया। जाकिर हुसैन ने 7 ग्रैमी नामांकन अर्जित किए और 4 जीते। हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में निहित होने के बावजूद जाकिर हुसैन ने विभिन्न शैलियों के साथ प्रयोग किया। 1973 में उन्होंने गिटार वादक जॉन मैकलागलिन के साथ शक्ति की स्थापना की। ये एक ऐसा समूह है जिसने भारतीय शास्त्रीय संगीत को
जैज और पश्चिमी परंपराओं के साथ मिलाकर एक नई वैश्विक ध्वनि बनाई। 46 साल बाद इसके पहले स्टूडियो एल्बम दिस मोमेंट ने 2024 में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम के लिए ग्रैमी जीता। डमर मिक्की हार्ट के साथ उनके 1992 के एल्बम प्लैनेट ड्रम ने बेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम की उद्घाटन श्रेणी में ग्रैमी जीता। वैश्विक लोकप्रियता के बावजूद जाकिर अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े रहे। जाकिर हुसैन लगातार सक्रिय रहे, परफॉर्म करते रहे और संगीत रचना करते रहे। बढ़ती उम्र ने उनकी ऊर्जा और प्रेरणा को प्रभावित नहीं होने दिया। उनका जाना एक युग का अंत है। जाकिर हुसैन अपने पीछे एक कालजयी विरासत छोड़ गए हैं जो पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। जया सिन्हा, रंग तरंग, डीडी न्यूज। यकीनन जाकिर हुसैन के लिए संगीत एक करियर नहीं, एक आध्यात्मिक यात्रा थी। उनका जाना एक युग का अंत होना है। ऐसे ही कला साधक भारत की वैश्विक संस्कृति को, भारत की कलाओं को वैश्विक मंच पर पहुंचा रहे हैं। यही तो है हमारे असल ब्रांड एम्बेसडर, हमारे गुरु, जिनकी शिक्षा आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। इसी के साथ रंग तरंग के आज के इस अंक में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।